जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार लक्ष्यवर्धन। साथियों, इस क्लास में हम लोग मैथ का प्रैक्टिस सेट डिस्कस करते हैं। जो भी क्वेश्चंस पिछले वर्ष किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं वही क्वेश्चंस हम लोग इस क्लास में डिस्कस करते हैं। साथियों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली क्लासों के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। तो साथियों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के अपना प्रैक्टिस सेट। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है, इनमें से कर्म कारक है। आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो कर्म कारक है, जिसमें आपकी कर्म कारक की विभक्ति है। तो देख लीजिए, पेड़ से फल गिरा। पेड़ से फल गिरा यानी कि जो फल है वो पेड़ से अलग हुआ, तो इसमें कौन सा कारक हो जाएगा, इसमें आपका अपादान कारक हो जाएगा, है ना। इसके बाद दूसरा है, मीरा ने श्याम को बुलाया। मीरा ने श्याम को बुलाया, तो यहाँ पर जो है आपका हो जाएगा कर्म कारक। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपके इस क्वेश्चन का। क्लियर। इसके बाद ऑप्शन सी में क्या है, लड़का छत से गिरा। तो यहाँ भी छत से लड़का क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। लड़का छत से अलग हो रहा है तो यहाँ पर भी आपका अपादान कारक हो जाएगा। लास्ट है आपका, रोहन ने मोहन को रुपए दिए। जहाँ पर आपके देने की बात के लिए शब्द आए, जहाँ पर ने देने की बात के लिए आए तो वहाँ पर आपका संप्रदान कारक होता है। क्या होता है, संप्रदान। इसमें कौन सा कारक हो जाएगा, आपका संप्रदान कारक हो जाएगा। क्लियर। तो इस क्वेश्चन के आपके सारे ऑप्शन क्लियर हुए। अगला जो क्वेश्चन है आपका, इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। आपको बताना है इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। इंद्रा होगा, इंद्राणी होगा, इंद्रानी होगा या फिर इंद्राणी होगा। तो देखिए, जो आपका इंद्र का स्त्रीलिंग रूप होगा, इंद्रा नहीं होगा, इंद्राणी, ये वाला ड़ी नहीं बनेगा। जो सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इंद्रानी। इस तरह से लिखा जाएगा। इंद्र का स्त्रीलिंग रूप यही शुद्ध है। क्लियर। अगला जो क्वेश्चन है आपका, छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं। छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं। गति कहते हैं, यति कहते हैं, तुक कहते हैं या फिर गढ़ कहते हैं। तो देखो, जो तुक होता है आपका, तुक किसे कहते हैं, जब हम लोग कोई छंद पढ़ते हैं ना तो लास्ट की जो वर्डिंग होती है, उनको मिलाने को क्या कहा जाता है, तुक कहा जाता है। जैसे रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, है ना। जो लास्ट के वर्डिंग का मिलाना होता है उसी को तुक कहते हैं। क्लियर। और गति क्या होती है, गति होती है लय। जिस लय में हम लोग छंद पढ़ते हैं या फिर गीत गाते हैं, गति क्या होती है, लय होती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका यति। जब छंद पढ़ते समय आने वाले जो विराम होते हैं उन्हें यति कहा जाता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से देशज शब्द है। देशज शब्द बताना है आपको क्या है। तो देशज शब्द आप सभी को पता है कि जिन शब्दों की उत्पत्ति का ज्ञान ना हो उन्हें देशज शब्द कहा जाता है। तो देख लो इसमें कौन सा ऐसा शब्द है। भाई, इसमें तो पता चल ही रहा है आपको, साफ पता चल रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है ना, कुछ तो गड़बड़ है। तो इसका जो देशज शब्द हो जाएगा गड़बड़। बात करें धैर्य की तो धैर्य आपका तत्सम हो जाएगा, है ना। तत्सम शब्द हो जाएगा धैर्य। इसका जो तद्भव होता है धीरज होता है ना, इसका जो तद्भव होता है धीरज होता है। क्लियर। अगला जो क्वेश्चन है आपका, इनमें से एक पद में संधि और समास दोनों है। आपको बताना है कौन सा पद है जिसमें संधि भी है और समास भी है। तो देखो भाई, दिन रात में तो समास है आपका कौन सा, द्वंद्व समास, जहाँ पर दोनों पद प्रधान हो
वहाँ पर कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास होता है। पंचवटी है आपका, पंचवटी यानी कि 5 वटों का समूह, तो यहाँ पर आपका द्विगु समास हो जाएगा, है ना। इसके बाद चंद्रमुखी है, चंद्रमुखी यानी कि चंद्रमा के समान मुख वाला, है ना, तो यहाँ पर आपका कर्मधारय समास हो जाएगा, कर्मधारय, है ना, कर्मधारय समास हो जाएगा। इसके बाद जो रामानुज है, रामानुज में कौन सा समास है आपका? इसमें है आपका तत्पुरुष समास। रामानुज में तत्पुरुष समास है और लेकिन इसमें संधि भी है। क्या? राम प्लस अनुज, है ना, राम प्लस अनुज यानी कि दीर्घ स्वर संधि है आपके रामानुज में। समास भी है आपका तत्पुरुष और संधि भी है आपकी दीर्घ स्वर संधि। राम का अनुज हो जाएगा तत्पुरुष इसका, है ना। राम का अनुज समास का अर्थ हो जाएगा और जो संधि हो जाएगी राम प्लस अनुज बराबर रामानुज। क्लियर? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, थोड़े चावल गिर गए वाक्य में रेखांकित शब्द में विशेषण है। आपको बताना है इसका जो रेखांकित शब्द है यही है, रेखांकित पद यही है कि थोड़े चावल गिर गए वाक्य में रेखांकित पद में विशेषण है। आपको बताना है कि इसमें कौन सा विशेषण है। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, आपके सभी को पता है ना। तो देख लीजिए, थोड़े चावल यानी कि चावल, गेहूं, आटा, दाल, सोना, चांदी, ये सारी किस में आते हैं आपके? अनिश्चित परिमाणवाचक में, है ना। जो चीजें आपकी नापने तोलने वाली होती हैं उन्हें परिमाणवाचक के अंदर रखा जाता है। संख्यावाचक जिनको गिना जा सकता है ना, उन्हें संख्यावाचक कहते हैं। तो परिमाणवाचक तो होगा लेकिन निश्चित होगा या फिर अनिश्चित होगा। तो थोड़े यानी कि कोई निश्चित नहीं है, 10 किलो की 20 किलो, है ना, थोड़ा बोला है इसने, तो यहाँ पर अनिश्चित परिमाणवाचक आपका आंसर सही हो जाएगा। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना है। आपको बताना है कि कौन सा शब्द है जो संज्ञा से बना है। कृपा है, जाति है, नमक है या फिर कुलीन है। तो देखिए, एक आपका शब्द होता है कुल, है ना, कुल होता है, कुल, वंश, ये क्या होता है आपका? संज्ञा होता है और संज्ञा से ही बना है आपका, कुल से बना है कुलीन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, इच्छा का समानार्थी शब्द है। आपको बताना है इच्छा का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा। कामना हो जाएगा, मनोरथ हो जाएगा, आकांक्षा हो जाएगा या फिर सभी। तो देखो, जो इच्छा होती है, लोग कहते हैं ना कि मेरी ऐसी कामना है ना, ऐसी मेरी आकांक्षा है कि आप पास हो जाओ। तो इच्छा के तो समानार्थी ये तीनों ही हो जाएंगे। क्लियर? ऑप्शन नंबर डी, ये सारे शब्द ही इच्छा के समानार्थी शब्द हैं। क्लियर? इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, व्याकरण के नियमानुसार किस वाक्य में पदक्रम सही है। आपको बताना है जो पदक्रम है किस वाक्य का बिल्कुल सही से लिखा है। क्लियर? तो देखो, रावण को राम ने मारा, ये तो सरासर गलत है ना। रावण को राम ने मारा, ये पदक्रम जो है इसका सही नहीं बन रहा है। रावण मारा राम ने, इसका भी पदक्रम सही नहीं बन रहा है। रावण मारा राम ने राम को, रावण मारा ने राम को, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा, राम ने रावण को मारा, ऑप्शन नंबर सी। क्या? राम ने रावण को मारा, ये पदक्रम बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। क्लियर? इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, संधि और समास में क्या समानता है। संधि और समास में क्या समानता है बताना है आपको। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, आपको आंसर बताना है। दोनों में ही शब्द विकार होता है, संधि और समास दोनों में ही ध्वनियाँ मिलती हैं,
ये भी नहीं होगा आपका, ये भी नहीं होगा। संधि और समास दोनों में ही ध्वनि विकार अनिवार्य है, ये भी आपका गलत है। इसके बाद अगला है आपका दोनों ही शब्दों को संक्षिप्त करते हैं, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी। संधि और समास में यही समानता है कि दोनों ही शब्दों को संक्षिप्त करते हैं। जैसे आपका तत्पुरुष समास के जो उदाहरण होते हैं, राजपुत्र का संक्षिप्त हो गया आपका, राजा का पुत्र के लिए संक्षिप्त क्या हो गया, राजपुत्र हो गया, है ना। और इसी तरह जैसे रसोई घर हो गया, है ना, रसोई के लिए घर। विद्यालय हो गया, विद्या के लिए आलय, इसमें संधि हो गई आपकी, विद्या के लिए आलय शब्द में विद्या प्लस आलय, है ना। तो दोनों का ही काम क्या है, शब्द को संक्षिप्त करना। क्लियर। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से आज्ञावाचक वाक्य का चयन कीजिए। अब देखिए आज्ञावाचक वाक्य इसमें से कौन है, तो देख लो भाई, सूर्य पूर्व दिशा से निकलता है, इसमें तो कोई आज्ञा देने जैसी बात नहीं हो रही है ना। ये तो आपको एक नॉर्मली बात बताई जा रही है कि सूर्य जो है आपका पूर्व की दिशा से निकलता है, पूर्व दिशा से निकलता है, तो ये आपका विधानवाचक वाक्य हो जाएगा। कौन सा, विधानवाचक, आज्ञावाचक नहीं, है ना। इसके बाद है हे प्रभु हमारी रक्षा करो। हे प्रभु, जहाँ पर ये आपका विस्मयादि चिन्ह होता है, ये आपका विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है, तो ये कौन सा वाक्य हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा विस्मयादि बोधक वाक्य, विस्मयादि बोधक वाक्य, है ना। ये आपका विस्मयादि बोधक वाक्य हो जाएगा। इसके बाद एक गिलास पानी लेकर आओ, ये लग रहा है कि कोई हमें ऑर्डर दे रहा है ना, जाओ एक गिलास पानी लेकर आओ, तो इसमें लग रहा है कि कोई हमें आज्ञा दे रहा है, कोई हमसे कह रहा है कि हमारे लिए पानी लेकर आओ। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आज्ञावाचक जो वाक्य है आपका ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद डी देख लो, डी क्या कह रहा है, कल तुम कहाँ गए थे, ये तो हमसे पूछा जा रहा है कि कहाँ गए थे, तो ये हो जाएगा आपका प्रश्नवाचक वाक्य। कौन सा हो जाएगा, प्रश्नवाचक वाक्य। क्लियर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, मुंह में राम बगल में छुरी वाक्य के लिए प्रयोग होता है। ये आज की क्लास का आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसका सभी लोग सही आंसर करेंगे, बता देंगे। मुंह में राम बगल में छुरी वाक्य के लिए प्रयोग होता है, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ हो जाएगा बता देंगे आप सभी। ये कपट के लिए लोग बोलते हैं, शैतान व्यक्ति के लिए लोग बोलते हैं, या फिर जो ठग होते हैं उनके लिए बोला जाता है। तो भाई जो लोग कपटी होते हैं, क्या, जो लोग कपटी होते हैं उनके लिए इस वाक्य का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या, कपट के लिए। तो साथियों ये था हमारा आज का हिंदी प्रैक्टिस सेट। आपने इस सेट में कितने क्वेश्चन सही कर पाए हैं कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपके कितने क्वेश्चंस गलत हो गए हैं वो भी ज़रूर बताइएगा। यदि आपको क्लास पसंद आती है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली क्लासों के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें। सो साथियों आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद साथियों।